नरभक्षी जो मानसिक रूप से मतलब विकृत था, ये अपने तरह का अकेला अपराधी उस समय इस देश में हुआ। ऐसे ही एक मर्व की बात मुँह से निकली, उन्होंने मुझको गाली दिया था, इसलिए मैंने मार दिया। धीरेंद्र सिंह 14 दिसंबर को हमारे यहाँ आए थे। बछराज ने उसको पीठ में गोली मार दिया पीछे से, इनकी गर्दन काटी और इनके जननांग को काटा। अब सोचिए कि उसकी मानसिक विकृति को देखिए। एक डायरी मिली, अपने को वो कुलेंद्र घोषित किया था, राजा कुलेंद्र, कोल जात का था तो राजा कुलेंद्र, तो राम निरंजन उर्फ राजा कुलेंद्र। उसकी खोपड़ी ओपड़ी अपना जैसा है, वो उसी का सूप पिया। क्यों पिया? कि लाला की खोपड़ी बहुत तेज होती है, इसमें दया नाम की कोई चीज तो थी नहीं, तो उनका गर्दन काट दिया, काट करके लाश डिस्पोज कर दिया, लाल रंग से रंग दिया खोपड़ी साफ करके। कहा तेली की खोपड़ी, इससे मसान जागृत होता है, मसान पर जागरण होता है, सिद्ध हो जाता है। मुसलमान की खोपड़ी हरे रंग से रंग दिया। तीनों वहीं जो है घर के पास, घर में ही एक पेड़ के पास के फूलन जो है वो उसके लिए आइकन थी, उसके लिए जो है आदर्श थी, उसने अपनी पत्नी को फूलन बना दिया। ये नर पिशाच था और इसके समान शायद ही कोई अपराधी, इसके समान शायद ही कोई अपराधी हिंदुस्तान में हुआ हो। कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, उसी तरह न्याय के मंदिर यानी अदालत में न्याय ज़रूर मिलता है, थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं ना उत्तर प्रदेश। आज की कहानी और दास्तां एक ऐसी कहानी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आप दांतों तले उंगली दबा देंगे, चौंक जाएंगे सुनकर, क्योंकि आज की कहानी एक ऐसे साइको सीरियल किलर की है जिसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 14 हत्याएं की, यानी हैवानियत की सभी हदों को पार कर दिया। वो न सिर्फ हत्या करता था, बल्कि हत्या करने के बाद इंसानी शरीर को सर से, धड़ से अलग कर देता था और इंसानी खोपड़ी का सूप बनाकर पिया करता था। हाल ही में लखनऊ कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। मैं बात कर रहा हूँ राम निरंजन कोल उर्फ राजा कुलेंद्र की। ये बात है आज से 25 साल पहले की और आज इस कहानी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे अधिकारी जिन्होंने राजा कुलेंद्र को धर पकड़ा, रात रात भर इन्वेस्टिगेशन की और जाना कि अगर हत्या किया है तो हत्या करने का मकसद क्या है। मैं बात कर रहा हूँ पूर्व IPS अधिकारी लालजी शुक्ला जी की। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका ना उत्तर प्रदेश में। थैंक यू। राजा कुलेंद्र एक ऐसा अपराधी जिसकी कहानी सुनकर न सिर्फ प्रयागराज वाले बल्कि पूरा देश आज सकते में है और हैरान परेशान है कि आखिर कोई इंसान हैवानियत की इस हद तक कैसे पहुंच सकता है। आपने उसको पकड़ा, उससे रात रात भर इन्वेस्टिगेशन की, उसके बारे में जाना, हत्या का मकसद जाना, लेकिन ज़रा शुरुआत से बताइए कि आखिर कौन है राजा कुलेंद्र और किन परिस्थितियों में उसने हत्याएं की। आपने एक ऐसे नरभक्षी दुर्दांत अपराधी जो मानसिक रूप से मतलब विकृत था, उसकी कहानी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये अपने तरह का अकेला अपराधी उस समय इस देश में हुआ। बात 2000 की है। यहाँ आज में एक पत्रकार हुआ करते थे श्री धीरेंद्र सिंह जी।
ये शंकरगढ़ के रहने वाले थे, शंकरगढ़ के ग्राम बेरी बसहरा, शंकरगढ़ थाना में। 14 दिसंबर को वो अपने घर से निकले थे, 14 दिसंबर 2000 को, फिर लौट करके नहीं आए। उनके भाई ने गुमशुदगी, उनके गायब होने की सूचना दिया। तलाश होती रही। 3 दिन बाद करीब 16-17 दिसंबर की बात है, मैं ऑफिस बैठा था, करीब शाम 6-7 बजे का समय था। आज प्रेस से टेलीफोन गया कि धीरेंद्र भाई गायब है और अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। न उनका मोबाइल उठ रहा है, उन्हें कुछ पता चल रहा है। तो और फिर ये गंभीर बात थी। और धीरेंद्र सिंह जी रहते थे जमुना बैंक रोड पर, नई बस्ती कीटगंज में। तो ये थाना कीटगंज का मामला था, घर से निकलना। तो मैंने एसओ कीटगंज को भी बुला लिया। उसमें एसओ कीटगंज थे श्री नारायण त्रिपाठी, यशवंत त्रिपाठी। और आप सर कप्तान के रूप में एसएसपी इलाहाबाद के पद पर कार्यरत थे। मैं पुलिस अधीक्षक नगर इलाहाबाद था और कोतवाली में ही मेरा कार्यालय हुआ करता था, आज जहाँ डीसीपी का कार्यालय है। गया लूकरगंज आज प्रेस कंपाउंड में गया, वहाँ और पतला पे वार्ता हुई। उनके टेलीफोन लोकेशन के बारे में भी पता कराया। तो ज्ञात हुआ कि अंतिम बार उनकी बात जो है नैनी से हुई थी। वो राम निरंजन कोल से। खैर जब सारी बात हुई तो कुछ उसको नंबर को और ट्रेस किया गया। फिर मैंने यशवंत त्रिपाठी को कहा, अब वो विवेचक वही थे तो विवेचना उन्हीं को करनी थी। तो उनको तुरंत फोर्स के साथ भेजा गया कि आप नैनी जा करके तो उन्हें अपने तरीके से पता करके नैनी गए। तो जा करके उन्होंने वहाँ उसको राम निरंजन को और उसके साले बख्शराज को पूछताछ के लिए कहा। मैंने जैसे होता है, अरेस्ट तो कर नहीं सकते थे क्यों, कुछ था नहीं, पूछताछ के लिए। फिर हम भी जो है थाना कीटगंज पहुँचे। उसमें क्षेत्राधिकारी कीटगंज थे, क्षेत्राधिकारी मुट्ठीगंज के नाम से होता था, कीटगंज उन्हीं में पड़ता था, श्री गंगानाथ त्रिपाठी। उनको भी बुलाए। और जो है इंस्पेक्टर कोतवाली श्री राधेश्याम त्रिवेदी थे, सीओ कोतवाली। चूँकि बड़ा मामला था, कई टीमें कार्य करनी थी, इसलिए जो है आवश्यक एसओजी को भी बुला लिया। पूछताछ शुरू हुई। तो अब बल प्रयोग ज़्यादा कर नहीं सकते थे, आवश्यक। तो ये हुआ कि इनको मैंने इनको जगा करके ज़्यादा इनसे जो है मतलब बात, तो रात भर पूछताछ होती रही है। हकीकत ये है, लेकिन वो कहा नहीं, हमारे तो उनसे बड़े अच्छे संबंध थे, हमसे क्या मतलब, हम नहीं जानते। फिर जो है जब होते होते तो ये ऐसे ही एक मर्म की बात मुँह से निकली, मेरे मुँह से निकला। कहा नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने मुझको गाली दिया था इसलिए मैंने मार दिया। तो गाली पर उसने कहा कि वो आए थे और किसी दिन कोई बात हुई, उन्होंने कहा तो हमारा जननांग काट लोगे।
खैर अब उसके बाद वो कहानी बता गया। फिर उसने जो पूरी कहानी बताई वो बड़ी हृदय विदारक थे। उसने बताया कि धीरेंद्र सिंह 14 दिसंबर को हमारे यहाँ आए थे, घर पर मैं था, मेरा साला बच्छराज था। अलाव ताबरे बैठे, बच्छराज ने उसको पीठ में गोली मार दिया पीछे से। उसके बाद टाटा सूमो में, वही टाटा सूमो बरामद हुई थी, पकड़ा गया, मैंने ये अभिरक्षा में लिया गया था, जो पहले उस इसमें कहा इसे ला दे, और सीधा रीवा चले गए। मर तो गए थे, इनकी गर्दन काटी है और इनके जननांग को काटा। इनके सिर को बाण सागर में, रीवा में पड़ता है, सरोवर है, वहाँ फेंक दिया। इनके जननांग को खेत में गाड़ दिया और सिर को, शरीर को दूसरी जगह फेंका। कपड़े एक जगह झाड़ी में फेंका, 4 जगह फेंका गया। हमने कहा कि जननांग को खेत में क्यों गाड़ा? कहा ये कहते तुम हमारा काट लोगे। तो हमने कहा इनका जननांग अब खेत में बो देते हैं, खूब फरेगा। अब सोचिए उसकी मानसिक विकृति को देखिए। मानसिक रूप से विक्षिप्त, इतना विभत्स हत्याकांड। आपने कहा कि पहले तो उसने मना किया कि मैंने ये कत्ल नहीं किया है, लेकिन फिर इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के दौरान उसने कबूल किया, और आखिरी कॉल भी धीरेन्द्र सिंह को उसी के नंबर से गई थी। धीरेन्द्र सिंह माने वारदात दोनों में हुआ था। तो वो जो है उससे वो कट्टा भी बरामद हुआ जैसे मारा था। अब चूंकि उसको तो अभिरक्षा में लिया गया और ये लंबी रिकवरी होनी थी, समय लगना था, इसलिए उसको पुलिस अभिरक्षा में, पुलिस कस्टडी में न्यायालय से लिया गया। फिर उनका ये उसके घर की तलाशी ली गई। तो अब एक एक करके जो है एक डायरी मिली। तो डायरी जब में नाम अंकित थे, वो डायरी में लिखा था ये राजा कुलेंदर की सभा है, यहाँ सीधा न्याय होता है। अपने को वो कुलेंदर घोषित किया था, राजा कुलेंदर। कोल याद का था तो राजा कोलेंद्र, तो राम निरंजन उर्फ राजा कुलेंदर। तो उसमें सब नाम, तो भाई तब एक एक करके बच्छराज और दोनों ने सबके बारे में बताया। तो फिर अब वो सारी कहानी सिलसिलेवार बताना शुरू किया। तो उस डायरीज में ही काली प्रसाद, अशोक कुमार, मुइन, संतोष वगैरह वगैरह तमाम नाम। तो ये हत्या करने के पहले नाम लिख लेता था या हत्या करने के बाद? वही जिनका निस्तारण कर लिया उनका नाम था। तो 14 नाम। तो राजा के दरबार में सज़ा मिल गई, उसको खुद को न्याय भी दे दिया उसने। हाँ यही है। फिर हुआ ये क्या है, कहा ये देखिए ये काली प्रसाद, तो काली प्रसाद के बारे में बताया। तो ये रहने वाला शंकरगढ़ का था, हेनौती पांडे का गांव का, और इसकी औरत थी बेरी बसहरा की। बच्छराज वहीं बेरी बसहरा का हुआ, शंकरगढ़ में ही पड़ता है। श्री धीरेन्द्र सिंह जी भी उसी गांव के थे। तो ये बताया काली वो
सीओडी में 4th क्लास का कर्मचारी था। काली प्रसाद इसी के साथ काम हम करते थे। कुछ सूद ऊद का भी काम करता था। कुछ विवाद हुआ कुछ। हाँ, तो ये तो खूंखार मैंने इसमें दया नाम की कोई चीज़ तो थी नहीं, तो उनका गर्दन काट करके लाश डिस्पोज कर दिया। सिर को साफ किया, उसके खोपड़ी ओपड़ी अपना जैसा है वो उसी का सूप पिया। क्यों पिया? कि लाला की खोपड़ी बहुत तेज होती है। कायस्थ का दिमाग तेज होता है। लाला के वही कायस्थ का दिमाग तेज होता है। तो वो हो गया। उसके बाद उसको लाल रंग से रंग दिया, खोपड़ी साफ करके। इसी तरह से एक खोपड़ी थी जो पीले रंग के रंगा, वो किसी तेली संतोष, शायद संतोष तेली थे। हाँ, तो संतोष का जो है, संतोष या अशोक कुमार कुछ अब तो उसको जो है कहा तेली की खोपड़ी, इससे मसान जागृत होता है, मसान पर जागरण होता है, सिद्ध हो जाता है। और मुसलमान की खोपड़ी हरे रंग से रंग दिया। तीनों वहीं जो है घर के पास, घर में ही एक पेड़ के पास के। फिर इसने एक एक घटना बताना शुरू किया। तो इनके बारे में बताया। फिर उसी क्रम में इसने बताया कि ये जो टाटा सुमो है ये हमने लूटा था लखनऊ से। फिर बताया कि हम मेरी पत्नी, उसका नाम फूलन रखा था, जबकि वास्तविक नाम उसका गोमती है था। और जिला पंचायत की सदस्य भी है। और वह उसमें पूर्व थी, उससे पहले जिला पंचायत की सदस्य रही है। उसमें श्री धीरेन्द्र सिंह जी ने मदद भी किया था। मैंने बड़े इनका करीबी था और मदद किया था, और मैंने उनके सहयोग से ही बनी थी। लेकिन अब बात जब दुश्मनी में बदल जाती है तो जान ले लिया उनकी। कहा हम और मेरा लड़का अदालत, वो नाबालिग था, मेरा साला बछराज। दो और नाम उसने बताया, एक दद्दन सिंह, एक दिलीप गुप्ता। हम 6 लोग जो है लखनऊ टाटा सुमो बुक कराए हैं, 6 सवारी, और पत्नी को बीमार दिखा दिया रीवा के लिए। और ये बुक कराया है 23 जनवरी 2000 को चारबाग से। चारबाग नाका थाने पड़ता है। यानी धीरेन्द्र सिंह की हत्या के बाद पहले वो तो कहानी सब उभर रही है ना। धीरेन्द्र सिंह की हत्या के बाद फिर वो क्या हत्या करेगा? वो तो तब तो गिरफ्तार हो गया। दिसंबर में हत्या। हाँ, ये दिसंबर 2000 का है, वो जनवरी 2000 का है। मैंने करीब 11 महीने का अंतर। और फिर वो चलते हैं तो आते हैं, वो ये जो टाटा सुमो के मालिक थे, वहीं हरचंदपुर के रहने वाले थे। वो लड़के का नाम उनका मनोज कुमार सिंह था और ड्राइवर था रवि श्रीवास्तव। तो हरिचंदपुर रायबरेली में पड़ता है। वहाँ रुकते हैं, अपना जो है घर जाकर के कोट उठ लेता है। तो फिर आए। अब फिर उसको ले जा कर के इंजेक्शन, मेरी जहाँ तक मुझे याद है, इंजेक्शन दिया, बेहोश हो गए। उनको मार करके और जंगल में बरगढ़ में साइड में डाल दिया। बरगढ़ में क्यों डाला उसकी कहानी वही आगे बताता हूँ, क्योंकि सब तो ये टाटा सुमो वाली बात इसलिए खुली कि उसके घर से एक कोट मिली थी, उस पर रायबरेली का जो है लेवल था, टेलरिंग लेवल होता है, पूछा गया। तब वही इसके बारे में पूरी कहानी बताया, कोट मिली है। फिर आगे उसने बताया कि
एक कमांडर भी उसने कहीं लूटा था, चित्रकूट बांधा साइड में। उसमें 2 लोगों को मार दिया था। तो एक लाश वाश फेंक दिया था, उसमें एक पंडित जी थे। तो बताया तो हम कहा पंडित जी कहाँ हैं? कहा पंडित जी, जब फिर कहा पंडित जी हैं, तो जब खोपड़ी मिली तो खोपड़ी के बारे में बताया। तब फिर पंडित जी के बारे में पूछा तो कहा पंडित जी सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। कहाँ? तो अपने फार्म हाउस जो रमसगरा नैनी में पड़ता है, तो उसी में उसका पिपरी फार्म हाउस था, जो है घर था, तो कोई ज़मीन वमीन थी या जो। पहले तो अपना आर्थिक रूप से कमज़ोर था, लेकिन सूद फूद नौकरी वोकरी से अपना जो मकान वकान बना लिया था। तो फिर और उसके ऊपर पीपल का पेड़ लगा दिया था। तो खुदाई शुरू हुई, तो लाश मिल गई, घर में लाश मिली। वो लाश किस हालत में थी? मतलब उसका सर अलग था या? नहीं, वो पूरी लाश थी, मारा था। तो ये सब सारी बात हुई। तो धीरेन्द्र सिंह की बाइक के बारे में पूछा गया, क्योंकि मोटरसाइकिल से घर से निकले थे। कहा वो हमने अपने समधी को बनारस में दे दिया है। उसके समधी का नाम था दशरथ लाल। फिर ये सब बरामदगी हुई। फिर उसके बाद अभी और इंट्रोगेशन होना था, लेकिन इधर धीरेन्द्र सिंह हमारे लिए, सबके लिए जो है, मतलब धीरेन्द्र सिंह महत्वपूर्ण थे। तो थानाध्यक्ष कीटगंज श्री नारायण त्रिपाठी, यहाँ तक मुझे याद है सीओ मुठीगंज श्री गंगानाथ त्रिपाठी, पूरा पुलिस जो है रीवा गया। बाण सागर से उसके निशानदेही पर उनके सिर को बरामद किया। जननांग मिला नहीं। उसकी निशानदेही पर झाड़ी से कपड़े बरामद हुए उनके। उनकी लाश पहले ही रीवा में बरामद हो चुकी थी। अननोन बॉडी के रूप में जो है उसका पोस्टमार्टम हुआ था, और पुलिस के लोगों ने अपना नियमानुसार उसको जो है, जब अननोन था तो उसको दफन कर दिया था। यही खैरियत रही कि उसने पुलिस ने जलाया नहीं था। तो अब बॉडी पुलिस द्वारा दफन की गई थी, तो उसको निकालने के लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति पुलिस ने लिया, थानाध्यक्ष ने लिया। फिर जो है बॉडी उसकी निकाली गई और बॉडी यहाँ लाई गई। बॉडी परिजनों को सुपुर्द किया गया। परिजनों ने उसका दाह संस्कार अपने जो है विधि विधान से किया। बहुत बड़ा परिवार पर तो बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। उनके छोटे छोटे बच्चे थे। बड़ी विपदा आ गई। फिर जो है पुलिस मैंने टीम गई, बनारस से भी मोटरसाइकिल लाया। उसके ससुर, जहाँ तक मुझे याद है, ससुर के को कोई प्रकरण ज्ञात नहीं था, समधी द्वारा दिया गया था। उनका प्रत्यक्षता कोई दोष नजर नहीं आया, तो गाड़ी तो ले ली, बरामद की गई, उसे कर लिया गया। लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि वो जो है उनका दोष परिलक्षित नहीं हुआ। अब जो है पूरी, फिर जब ये बात हुआ तो लखनऊ को भी सूचित किया गया। तो वो लखनऊ में फिर जो गुमशुदगी दर्ज थी 26 जनवरी 2000 को, वो 396 में परिवर्तित हो गई है। हत्या, लूट और सारी चीज़ें मतलब उसके धाराओं में परिवर्तित हो गई। वहाँ से तफ्तीश हुई। तो ये उस मामले में भी माने धीरेन्द्र सिंह जी के मामले में तो ये गिरफ्तार हुआ ही, ये और बख्शराज। और उनके मामले में फूलन देवी भी गिरफ्तार हुई। फूलन देवी गोमती उर्फ फूलन देवी है। अदालत भी गिरफ्तार हुआ, जो उसका लड़का था अदालत सिंह। और बख्शराज, राजा कुलंदर, ये सब गिरफ्तार हुए। बाद में दद्दन सिंह की गिरफ्तारी हो गई थी, जहाँ तक मुझे याद है
दिलीप गुप्ता गिरफ्तार नहीं हो पाए थे, कुछ ऐसा ही है। आपने बताया सर कि धीरेन्द्र सिंह हत्याकांड के बाद जब आप लोगों ने इसकी गिरफ्तारी की तो उसके साथ उसने 4 जगहों अलग अलग पे उसको फेंका, बॉडी को फेंका या प्राइवेट पार्ट को फेंका, और जो दफनाया प्राइवेट पार्ट को, कपड़ों को इधर उधर किया। उस समय प्रयागराज में जब ये केस आया होगा तो सनसनी मच गई होगी, क्योंकि एक पत्रकार की हत्या हुई। एक पत्रकार की हत्या, उस समय जब ये सब कार्य चल रहा था, पूरे मैंने इलाहाबाद के पत्रकार जो है मैंने क्रोध मैंने आवेश तो था ही। सभी लोग आईजी जोन के यहाँ उस समय गए और इधर मेले की तैयारी, कुंभ मेला की तैयारी भी चल रही थी। तो वहाँ से हुआ तो हमने कहा कि ये सारी चीज़ें हो रही है और यह है बरामदगी भी हो गई है, गिरफ्तारी भी हो गई है, बताए तो लोग संतोष से। बाद में पत्रकार वार्ता हुआ तो खैर अब इसको प्रसन्नता की बात तो नहीं कहेंगे क्योंकि हत्या हुई थी, लेकिन संतोष यही था कि इस मामले को अंतिम तक पहुंचाया गया सफलतापूर्वक। कार्रवाई हुई, फिर वहाँ से लाया गया, सारी बात हुई। चित्रकूट वाला जो था वो अलग से परिवर्तित हुआ। जो लाश इसने बरगढ़ में फेंका था उसके बारे में पूछा गया, वहाँ लाश के फेंके तो कहा कि हम एक बार उधर से आ रहे थे तो देखा कि वहाँ के थानाध्यक्ष वॉलीबॉल खेल रहे थे, वॉलीबॉल। तो हमने कहा यशो को, थानाध्यक्ष को इतना समय है कि वो वॉलीबॉल खेले, अच्छा इसको काम देते हैं। तो उनको काम देने के लिए लाश वहाँ फेंक दिया। ये माने आप सोचिए, इसकी मानसिकता सोचिए। और जिसके मन में उसने ठान लिया उसको फिर अपना निपटा ही दिया। लेकिन सर ये जो खोपड़ी वाली बात है ये अपने आप में एक बड़ी बात है। किसी को लाल रंग से रंगना, किसी को पीले रंग से रंगना। फिर काली प्रसाद श्रीवास्तव का बताया जा रहा है कि ब्रेन का सूप बना करके ये पीता था। इस पर थोड़ा बताएं। तो इसको बता तो दिया, बोला क्या उसने? हाँ नहीं सब बताया, नहीं और कहाँ से ये बात कोई मैं काल्पनिक थोड़ा, ये सब उसकी कही हुई बात बता रहा हूँ जो उसने बताया कि इंट्रोगेशन। तो उसने दिखाया, खोपड़ी बरामद हुई, 3 खोपड़ियाँ बरामद हुई थी, लाल, हरे और उसके रंग की। और का लाला की खोपड़ी बहुत तेज होती है। और इसमें साला साथ देता था। साला जो है अविवाहित था और वो जो है वो इसका जो है इसकी बात को जो है एग्जीक्यूट करता था, मतलब वो जो है जघन्य हत्यारा था। गर्दन काटना, ये काटना, गोली मारना, देवेंद्र सिंह को गोली उसी ने मारा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो जब पूछा गया ये नाम, तो उसके 2 लड़के और 1 लड़की, बड़ी लड़की उसका नाम आंदोलन रखा था, बड़ा लड़का अदालत सिंह, छोटा लड़का जमानत सिंह, उन्हें कोल अपना जमानत सिंह। तो क्यों? तो कहा ये है अपराध की दुनिया, ये राजा का दरबार है। ये लिखा था डायरी में, कहता था ये राजा का दरबार है, यहाँ तत्काल न्याय होता है। सर आपने इतना लंबा आपका टेन्योर रहा सर्विस काल में, आपने कभी इस तरह के केस पहले देखे थे कि इतना दुर्दांत अपराधी इतना विभत्स तरीके से हत्या करता हो, जो सर अलग कर देता हो, फिर उस सूप बना करके पीता हो और छोटी छोटी बातों पर हत्या कर देता था कि किसी ने गाली दे दी, किसी ने कुछ और कह दिया। तो इन मामलों पर और उसमें अपने परिवार वालों को भी जोड़ना, और कहता था खुद अदालत लगाता हूँ, ज़मानत उसके बेटे का नाम आप बता रहे हैं, आंदोलन उसकी बेटी का नाम, अदालत उसके बेटे का नाम और पत्नी का नाम गोमती, लेकिन उसने फूलन देवी रख दिया था। ये भी डर फैलाने के लिए, क्योंकि उस समय क्योंकि फूलन देवी डकैत रही है और बाद में सांसद भी हो गई थी। तो फूलन जो है उसके लिए आइकन थी, उसके लिए जो है आदर्श थी। उसने अपनी पत्नी को फूलन बना दिया। राजनीति में उसकी जो है मतलब महत्वाकांक्षा थी, जिला पंचायत सदस्य भी लड़वा लिया, सब तरह से कर रहा था। वो प्रभाव में आ ही गया था और जो है उसका मैंने आर्थिक रूप से भी ठीक हो गया था। और बछराज जो है वो अविवाहित था, वो हम करें उसमें, लेकिन वो बहुत ही क्रूर था। जहाँ तक आपने कहा ऐसा, तो खैर ये नरपिशाच था और इसके समान शायद ही कोई अपराधी हिंदुस्तान में हुआ हो।
एसएसपी साहब के फादर इन लॉ थे, तो उन्होंने एक इसकी तुलना के बारे में एक नाम बताया, कहा कि इस तरह का एक अपराधी पहले हुआ था विदेश में, वो जर्मनी का था, उसका नाम था जैक द रिपर। क्या लगता है अदालत ने इसके साथ जो किया है, आजीवन कारावास की सज़ा, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, अभी भी अदालत इसको नहीं मान रही है, और इलाहाबाद कोर्ट की बात की जाए तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना गया था उससे। देखिए, ऐसा है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर मान करके इसको फांसी दे देंगे, इसको तो मुक्ति मिल जाएगी। ये ज़्यादा हम करें, मुझे ये ज़्यादा उपयुक्त लगता है कि ऐसे लोग घुट घुट करके मरें। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान आसानी से तो ये कबूला नहीं होगा, तो आप लोगों ने तमाम हथकंडे भी अपनाए रहे होंगे, और बाकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो इसकी हरकतें थीं, क्या उससे आपको लगता था कि दिमागी रूप? ये रात भर नहीं बोला, इसको हर तरह से जो कि जगाना भी था, चाय भी पिलाते थे, वो भी करते थे, कुछ कड़ी माने इसके साथ कठोरता भी बरती जाती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कठोरता नहीं। तो ये था कि इसको जो है ज़्यादा माने इसकी बात से ही इंट्रोगेशन हो, कंट्राडिक्शन हो, जो ये कहे उसके विरोध में जो असंगत बात हो उस पर, तो ये करते करते अंत में जो है, जो मैंने आपको पहले बताया है कि तब ये जो है ये टूटा है। हर हत्या करने के लिए क्या ये असलहा का इस्तेमाल करता था या और तमाम तरह के हथियारों का? गर्दन काटने के लिए कई चाकू है, कुल्हाड़ी है, गोली है, इंजेक्शन ये भी लगवाता था। ये कोई इसके साथ वाला दिलीप गुप्ता था या कोई था जो है, जो इंजेक्शन लगा करके बेहोशी कर देता था। तो जब बेहोश हो गया, कब्जे में लिया, इंजेक्शन लगा दिया, बेहोश हो गया, गर्दन काट दिया। तो ये है, गाड़ी ये खुद चला लेता था। और इसकी दुस्साहस से देखिए कि वह जो है लखनऊ से गाड़ी लूटने पर जो टाटा सुमो लूटा है, ये 23 जनवरी 2000 को लूटा है, और जब हम लोग इसको पकड़े हैं 16-17 अभिरक्षा में लिए हैं, 16-17 दिसंबर था, अब एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, क्योंकि 3 दिन बाद जो है ही हम लोगों को ये हुआ कि ये गायब हैं। तो ये उसी टाटा सुमो से सब जगह चलता था, नात बात, रिश्तेदार आना जाना, सब जगह, किसी को पता नहीं, कोई पूछता नहीं था। टाटा सुमो है, अब राजा कुलंदर और ये है, सब चलता था। तो आपने देखा, बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। किसी को इंजेक्शन दे करके बेहोश करके मारना, किसी को रिवॉल्वर से मारना, किसी का कुल्हाड़ी से सर धड़ से अलग कर देना। लेकिन आप बुरा काम करेंगे तो आपको बुरा परिणाम ही मिलेगा। आज देखिए कि उसका परिवार भी दर दर भटक रहा है, राजा कुलंदर, और उसकी बीवी भी सज़ा काट रही है, और पिछले 25 सालों से सज़ा भुगत रही है, और अब लखनऊ कोर्ट ने आजीवन सज़ा भी सुनाई है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अभिषेक पांडे, ना उत्तर प्रदेश।